प्रोफेसर स्वरण सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से अभी एम्बेसडर शंकर ने बताया कि जो ये संकट, एक बड़ा संकट इस समय विश्व के सामने खड़ा है, जिस तरीके से आज व्लादिमीर पुतिन ने हमला बोल दिया है यूक्रेन में, तो जो मेरा सवाल अब आपसे है और आपसे समझना चाहूंगी कि जो अब ये जो क्राइसिस खड़ा हुआ है आज के मिलिट्री ऑफेंसिव के बाद, आपको लग रहा है कि, और जो जो बातें मैंने खत्म की थी एम्बेसडर शंकर के साथ, वहीं से फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी कि क्या ये डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है, और एंड ऑल्सो इज इट नॉट अ फेलियर ऑफ international organizations like UN because they are completely at a loss and they don't know what to do. Swaran Singh. धन्यवाद Yes. नीलू। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि ये बहुत ही एक तरह से अलग सा एक उदाहरण है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक देश जिसके पास वीटो पावर है और जिसको हम हमेशा से सुपर पावर के नजरिए से देखते रहे हैं, वो सीधा अपनी सुरक्षा को बचाने के लिए एक तरह का ये सैन्य ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि सुरक्षा परिषद में या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी निर्णय लेना शायद संभव नहीं होगा, जो कि हमेशा से सुरक्षा परिषद को हम समझते हैं कि सबसे ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जहां भी विश्व में कोई परेशानी आती है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सुरक्षा परिषद में कोई इस तरह से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और कुछ उसका सुलझाने का तरीका निकाला जाएगा। तो पहली बात तो ये कि रूस वीटो विल्डिंग पावर है, परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, और फरवरी के महीने में वो अध्यक्ष भी है सुरक्षा परिषद का। तो न केवल वो इस तरह के प्रस्तावों को वीटो से रोक सकता है, वहां एजेंडा में क्या बात आएगी, कौन पहले बोलेगा, कौन किस तरह से बात करेगा, उस पर भी काफी उसका प्रभाव अध्यक्ष होने के नजरिए से हो जाता है। अब बात करें कि जैसे पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट मिनट में या प्रति घंटा स्थिति किस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत सी खबरें ऐसे आ रही हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर, कुछ विमान, युद्ध एयरक्राफ्ट और कुछ टैंक्स का नुकसान पहुंचा है और कुछ यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। तो आगे से आगे जो संकट है, जो तनाव है, वो लगातार सुबह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसका असर पूरे विश्व पे एक तरह से नजर आ रहा है कि क्या किस तरह से वो सोने की कीमत हो, तेल की कीमत हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उथल पुथल हो रही है, वो सब उसका नतीजा सामने आ रहा है। अब जो खास बात ये है कि सॉरी टू इंटरप्ट यू प्रोफेसर स्वरण सिंह, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक जहन में सवाल आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपको रोककर ही पूछना बेहतर होगा कि चीजें अब और कितनी खराब हो सकती हैं। जो यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर रशिया ने हमला कर दिया है, उनके एयरबेसेस पर हमला कर दिया है। वो बात दूसरी है कि नोटैम उन्होंने इशू कर दिया है, नोटिस टू एयर पायलट्स एंड ऑल, कि आप अपने एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उन इश्यूज से। लेकिन जो प्रिसिशन इक्विपमेंट्स है, जैसा कि एम्बेसडर शंकर ने भी बताया कि वो नोटैम के बावजूद वो प्रिसिशन जो उनके जो हथियार है वो काम करते हैं। तो ऐसे में चीजें और कितनी खराब हो सकती हैं? क्या हम एक बहुत बड़े युद्ध की ओर अब बढ़ने लगे हैं, और इसे कैसे समझें? आप इसको फायदा माने या नुकसान, आज हम ऐसे युग में रहते हैं जहां टेलीवाइज्ड वॉर होती है। एक तरह से एक मिनट की खबर पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश हो रही है। किस तरफ की क्या परिभाषा, क्या उसकी सोच है, क्या किस तरह से वो देखते हैं चीजों को, वो दोनों तरफ से एक तरह से वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसको कह सकते हैं कि लगातार सूचना फैलाने की जो कोशिश है दोनों तरफ से, वो भी हम देख रहे हैं लगातार होती हुई। तो क्रेमलिन ने थोड़ी देर पहले ये सफाई दी कि जो आक्रमण हो रहा है रूस की तरफ से, वो बिल्कुल जो आम नागरिक हैं, जो शहर हैं वहां के, उनको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा रहा, और वो केवल प्रिसीजन गाइडेड जो एम्यूनिशंस हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, जो वहां के सैन्य ठिकाने हैं या एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जहां यहाँ से किसी तरह का खतरा दोनबास रीजन को आ सकता है, केवल वहीं पर वो आक्रमण करके उनको, आज की भाषा में बड़ी अजीबोगरीब भाषा हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रलाइज करना, किसी जानो माल के नुकसान को आजकल हम एक तकनीकी भाषा में न्यूट्रलाइज करना कह देते हैं ताकि शायद वो बुरा नहीं लगता सुनने में।
पर इस तरह की उन्होंने अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दी है। नहीं, लेकिन आपका क्या मानना है प्रोफेसर स्वरण सिंह कि जिस चीज को प्यूटन बड़े हल्के में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये मिलिट्री ऑपरेशन है, एक लोकलाइज्ड ऑपरेशन है जो अपने हितों के लिए अमेरिका ने किया है, लेकिन क्या सही होगा कि उसको एक लोकलाइज्ड ऑपरेशन की तरह देखना, या जैसे जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका ये मानना है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कि इट्स फुल स्केल इन्वेजन, इसको कैसे देखें और विश्व के बाकी जो देश है वो कैसे देखें? देखिए नीलू, आजकल इन्वेजन की परिभाषा भी बहुत जटिल हो गई है। कभी कभी वो एक करेंसी आप दूसरे देश में घुसा देते हैं तो वो फाइनेंशियल इन्वेजन हो जाता है। कभी कभी आप सस्ती चीजें वहां पहुंचा देते हैं और उनकी मार्केट को टक्कर देते हैं तो वो एक तरह का अलग से सप्लाई इन्वेजन हो जाता है। फिल्मों से, किताबों से, मैगजीन से, इंफॉर्मेशन से आप एक तरह से इन्वेजन कर सकते हैं। तो साइबर वॉर तो बड़ी बात की बात है, यहां से आप किसी की इकोनॉमी को ठप कर सकते हैं। तो इन्वेजन के आजकल परिभाषाएं बड़ी जटिल हैं और कौन किसको किस तरह से इन्वेजन कहता है या नहीं कहता है वो अलग बात है। आपको याद होगा कि अमेरिका के राजदूत ने जब बड़े कड़े शब्दों में इसको नॉनसेंस कहा था अंग्रेजी में वहां, तो उन्होंने इन्वेजन तो नहीं कहा। तो परिभाषा के तौर पर उन्होंने अभी तक उसको इन्वेजन नहीं बताया। हालांकि खबरों में जो एक्सपर्ट्स हैं और कई लोग इसको आक्रमण मान रहे हैं, युद्ध मान रहे हैं, पर अभी तक रूस ने ये साफ कहा कि उन्होंने कहा कि ये युद्ध नहीं है। रूस के एम्बेसडर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोल रहे थे, उन्होंने कहा ये युद्ध नहीं है, ये स्पेसिफिक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन है जो दोनबास रीजन तक सीमित है। अब उसको आप कैसे देखते हैं, दुनिया कैसे देखती है, वो नजरिया अलग जरूर हो सकता है, इसका असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। पर क्या आज नेटो, आप देखें कि ये शीत युद्ध के बाद नेटो ने कई बार जाकर अपना प्रभाव, सैन्य प्रभाव दिखाया है। वो चाहे बोस्निया में हो 1999 में, या उससे पहले इराक में हो 1991 में, और खासकर बाद में ये हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस ने जाकर अपना दबाव बनाया और अपना प्रभाव दिखाया है। अब पर क्या इस माहौल में जब रूस सीधा उसमें जुड़ जाता है, क्या नेटो फोर्सेस कुछ इस तरह का कर सकती हैं इनिशिएटिव या नहीं कर सकती हैं? उसमें ये 5 देशों ने, ये हमारे बाल्टिक स्टेट्स और 2 और देश जो हैं नाटो के मेंबर हैं। आपको याद है कि नाटो 12 से 30 देशों का नाटो बन चुका है आज। उसमें से 5 देशों ने अभी कह दिया है कि ये उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है कि आर्टिकल 4 जो है उनके नेटो चार्टर का, उसको इन्वोक किया जाए। पर नेटो चार्टर ये कहता है कि यदि किसी भी मेंबर, किसी सदस्य की भूमि पर किसी तरह की आहत होती है या आक्रमण होता है, तब ये आर्टिकल 4 जो है वो इन्वोक होता है नेटो चार्टर का। तो फिलहाल उसको कैसे परिभाषित करेंगे कि क्या किसी सदस्य की भूमि पर कोई इस तरह का, जैसे आपने कहा कि इन्वेजन हुआ है, इन्वेजन की डेफिनेशन बड़ी फ्लूइड हो जाती है। अभी यूक्रेन पर इन्वेजन हुआ, इस पर भी बहस चल रही है, क्योंकि रूस कहना चाह रहा है कि ये तो केवल जो 2 आजाद देश हैं, दोनबास और डोनेट्स्क, वहां पर हमने सेना भेजी है उनकी सुरक्षा के लिए। हम कुछ हद तक प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन यूज करके यूक्रेन के कुछ ठिकानों पर हमने हमला किया है। तो क्या इसको युद्ध माना जाए, क्या इसको यूक्रेन पे युद्ध पहले माना जाए या नहीं माना जाए? तो अभी तक फिलहाल आप देखें पिछले 3 या 4 महीने में जो अलग अलग आवाजें नेटो में से निकलती रही हैं, मुझे लगता है कि उनको एकजुट होकर, एकमत होकर इसको ऐसे कहना कि हाँ ये हमारे लिए खतरा है और हम नेटो के सैन्य शक्ति वहां भेजेंगे। खासकर ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन अभी जब उनको ये देखें कि अफगानिस्तान से उन्होंने सेना को लौटाया है इतने खराब माहौल में और उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत गिरी है, क्या वो ये रिस्क लेना चाहेंगे फिर से कि अपनी सेना को किसी तरह से औपचारिक तौर पर रूस के सामने खड़ा करें और उसका मुकाबला करने की कोशिश करें? जब भी पहले जितने भी नेटो के ऑपरेशन हुए वो छोटे देशों के, लीबिया के साथ, इराक के साथ, बोस्निया के साथ, ये सब हो सकता था, पर सीधा रूस के सामने नेटो के सेना खड़ी होना चाहेगी। मुझे लगता है कि फिलहाल ये जो यूक्रेन है उसको ये एक तरह का चोट लगातार लगती रहेगी और उनको सहना होगा। मुझे नहीं लगता कि नेटो फोर्सेस इस तरह से ऑथोराइज की जाएंगी कि नेटो फोर्सेस वहां जाकर मुकाबला करें। हाँ, उनको वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, सैन्य सहायता वगैरह देने की बात हो सकती है। कुछ देशों ने ये कह दिया है कि हम जो डिफेंसिव जो है उस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट भेजेंगे, ऑफेंसिव डिफेंस इक्विपमेंट नहीं वहां भेजेंगे।
तो ये अभी तक बहुत ही असमंजस है, बहुत ही अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या ये नेटो फोर्सेस इकट्ठा होकर कुछ उसका जवाब देंगी या नहीं देंगी। पुतिन के पिछले 21 साल हमने बार बार कहा कि देखें तो उनका ये खास एक रणनीति है कि बहुत बड़ा प्रभाव सैन्य दिखाकर फिर छोटा सा इस तरह से इंटरवेंशन करना, जिसके सामने फिर देशों को नहीं लगता कि क्या इसके मुकाबले में हमें युद्ध शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनकी कोशिश यही है कि इसको भी एक सीमित मिलिट्री ऑपरेशन बताया गया। और लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है प्रोफेसर स्वरण सिंह, जो एक चीज और सब जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि यूक्रेन रशिया के कंपैरिजन में एक छोटा देश है। हालांकि उस छोटे देश को बहुत सारे देशों ने मिलकर आर्म सप्लाई किए हैं और टेक्नोलॉजी सप्लाई की है, लेकिन सबको पता है कि रशिया इज नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो यूक्रेन कितने दिन तक, अगर मान लीजिए बहुत लंबा चलता है ये जो ऑफेंसिव है मिलिट्री ऑपरेशंस का, भी हमें पता नहीं किस स्केल पर जाएगा, रशिया इसको कितने दिन अभी चलाएगा, तो क्या यूक्रेन में वो सामर्थ्य होगा या फिर जो बाकी देश हैं वो अब एकजुट होंगे और यूक्रेन की मदद करेंगे? किस तरीके का जो सिनेरियो है वो आप देखते हैं वो इवॉल्व होता हुआ? पिछले 30 सालों में नीलू जी, नेटो करीब 600 मील पूर्व की ओर, मतलब रूस की ओर बढ़ चुका है, नए नए देशों को अपने साथ जोड़ते हुए, और अपने अस्त्र शस्त्र वहां तैनात भी कर चुका है। तो आज बात यह है कि नेटो रूस के दरवाजे पर खड़ा है एक तरह से। पर जब नेटो रूस के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है तो रूस को कुछ ना कुछ अलग ताकत उसकी सामने नजर आती है, क्योंकि वो अब दूर छोटे देशों में उनका आपसी मुकाबला नहीं हो रहा है जैसे प्रॉक्सी वॉर होती थी शीत युद्ध के समय में, आपको याद होगा। आज सीधा रूस के सीमा पर हम बात कर रहे हैं। तो क्या नेटो यूक्रेन को पूरी तरह से सहायता देगा, कहां तक सहायता देगा या नहीं देगा, या मुझे लगता है कि बहुत सा एक पिछले, आपको याद होगा, जॉर्ज बुश जूनियर ने एक रिजीम चेंज का एक नया डॉक्ट्रिन तैयार किया था कि आपको किसी देश की सरकार यदि पसंद नहीं है, या वो कहते थे कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा और कल्याण और विकास नहीं दे पा रहे हैं, या एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ये हक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, एक डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, कि उसके चलते कुछ शक्तियां जाकर वहां जाकर नेता को बदल सकती हैं। उसको रिजीम चेंज कहा गया। तो क्या ये जो पश्चिमी देश, चाहे वो इराक में हो, लीबिया में हो, रिजीम चेंज के डॉक्ट्रिन को इन्वोक करते हैं, क्या रूस आज ये यूक्रेन में रिजीम चेंज की सोच सकता है? क्योंकि ये बात कह चुके हैं दोनों, अमेरिका और ब्रिटेन के, उनकी खुफिया एजेंसियों के अपने विश्लेषणों में ये नजर आता है कि रूस शायद कीव में जो नेता हैं उनको बदलने की कोशिश में है और कोई अपना पपेट लीडर वहां बिठाकर राष्ट्रपति बना देंगे। और उसी के चलते बीच में ये भी खबर आई थी कि पश्चिमी देश ये सोच रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जेलेंस्की को कीव से हटाकर कहीं और रिलोकेट किया जाए। लवीव एक दूसरा शहर है पश्चिमी यूक्रेन में, क्या उनको वहां भेजा जाना चाहिए? नेटो का लाइजन ऑफिस पहले ही वहां से निकल चुका है। तो पश्चिमी देश भी कुछ हद तक ध्यान रखेंगे कि इसको एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध की ओर ना धकेला जाए। और जब हम हमेशा अंग्रेजी में एक बात कहते हैं कि when elephants fight, it is the grass that suffers, तो हो सकता है कि बड़े देशों की जो तनाव है, आपस में परेशानी है, उसमें यूक्रेन का नुकसान हो आखिर में, और ये बड़ी शक्तियां आपस में अपना तालमेल फिर किसी तरह से स्थिरता की ओर ले जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि ध्यान देना होगा कि किस तरह से धीरे धीरे स्थिति खुलती है, किस तरह से पश्चिमी देश क्या कहते हैं, कब कहते हैं। अभी तक उनकी रिस्पांस इस तरह की है कि मुझे लगता है कि रूस के सामने आकर खड़े होने की बात थोड़ी सी असंभव लगती है। ओके, लेकिन जो भी असमंजस की स्थिति इस समय बनी हुई है, बार बार लोग पुतिन के इंटेंशंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शर्तों को रखा है कि भाई देखिए, आप नेटो में और यूक्रेन को ना इंक्लूड करिए, लेकिन पुतिन ये बात साफ साफ पूरे विश्व के सामने क्यों नहीं कह पाते हैं कि उनकी नीयत का सवाल है? अगर जहां तक, तो वो जो प्री 1997 के जो बॉर्डर्स की जो एक स्थिति वो चाहते हैं, वो खुल के इस बात को क्यों नहीं कह पाते कि 1997 के पहले जो एक स्थिति जो सोवियत यूनियन की थी, उसी स्थिति पे क्या पुतिन अब बढ़ना चाह रहे हैं आगे? क्या वो विश्व को यही बताना चाह रहे हैं, और अलग अलग तरीके से, और जो कि विश्व समझना नहीं चाहता है?
देखिए, एक समय में जब प्रो रशियन राष्ट्रपति थे यूक्रेन, जिनको 2014 में आप देखें कि करीब करीब भगाया गया था वहां से, बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे, उनको अचानक वहां से जाना पड़ा, असाइलम लेनी पड़ी रूस में जाकर। और बेलारस के साथ भी रूस के हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो एक जमाने में शायद ऐसा भी कहा जाता था कि शायद यूक्रेन और बेलारस जो है वो रशियन फेडरेशन के साथ जुड़ सकते हैं या जुड़ जाएंगे, ये बात थी उस वक्त। पर दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि 70 साल सोवियत संघ बना रहा, तो जो रूसी मूल के लोग थे उनका प्रभाव दबाव सभी इन घटकों में जाकर काफी ज्यादा था, मुझे लगता है। और वो अपने आप में एक परेशानी बनी रही, क्योंकि फिर वो रूसी लोग जो है वो हर इस देश में जो सोवियत संघ से बाहर निकला वहां एक माइनॉरिटी के तरीके से वहां केवल रह गए, और उनको लगा कि उनका जो प्रभाव थी, ताकत थी, वो खत्म हो रही है। ठीक ऐसे ही यूक्रेन के साथ भी है। और यूक्रेन में जो खास इलाका, पूर्वी इलाका है, वहां रूसी मूल के वहां लोग हैं बहुत सारे। और इन 70 सालों में वो, जिनको क्रॉस मैरिजेस कहते हैं, वो इतना मिक्स हो चुके हैं कि यूक्रेनियन कौन है और रशियन कौन है, ये सब वहां ये अलग से कंफ्यूजन है। आप कैसे उनको अलग करेंगे आज? तो ये सीमाओं का भी उसी तरह से है कि जब विघटन हुआ, जब सोवियत संघ बना हुआ था, तब तो सारे ही ये जो सोवियत जिनको कहते थे वो सब एक ही साथ थे, इसलिए उस वक्त सीमाओं को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं होता था। तो बहुत अहम इलाका जिसको क्राइमिया कहते हैं, जो पूरा सी फ्लीट रूस का वहां से चलता है, वहां बहुत बड़ा एक उनका नेवल बेस है, वो एक तरह से यूक्रेन का हिस्सा रहा। और जब यूक्रेन ने कहा कि हम स्वतंत्र हो गए, तो उन्होंने कहा ये क्राइमिया भी हमारा ही हिस्सा रहेगा, जबकि वो रूस उसको छोड़ नहीं सकता था। ठीक इसी तरह से ये पूर्वी इलाके में भी सीमा की थोड़ी बहुत परेशानी है कि कहाँ रशियन रूसी मूल के लोग हैं, कहाँ से शुरू होते हैं यूक्रेन के मूल के लोग। तो ये परेशानी उस वक्त सब इकट्ठे थे तो नहीं थी, पर अलग होने पर हो। ठीक उसी तरह से यूक्रेन जब सोवियत संघ के साथ था, तो उसके पास बहुत बड़े संस्थान और लेबोरेटरी और एस्टेब्लिशमेंट संस्थान थे जो न्यूक्लियर अस्त्रों शस्त्रों की जानकारी रखते थे, और उनकी तैनाती होती थी। तो 1994 में आपको याद होगा एक बुडापेस्ट संधि हुई थी, जिसमें यूक्रेन ने मान लिया था कि वो सारे परमाणु अस्त्र शस्त्र ज्ञान और संस्थान वगैरह वो सब सरेंडर कर देगा, और उसके मतलब उसके लिए उनको रूस ने और अमेरिका ने और उसके साथ ब्रिटेन ने एक सिक्योरिटी गारंटी दिया था कि हम आपकी सिक्योरिटी बनाए रखेंगे, और आपको कोई भी खतरा आएगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। और बाद में चीन ने और फ्रांस ने भी उसी संधि पर हस्ताक्षर किया और मान लिया। तो आज रूस, जिसने हस्ताक्षर किए थे कि यूक्रेन की सुरक्षा का वो जिम्मेदार है, वो आज कारण बन रहा है उनकी असुरक्षा के लिए। और यूक्रेन सोच रहा होगा, आज लोग सोच रहे होंगे वहां के, कि यदि हमने परमाणु अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़े होते, नहीं दिए होते, तो जाहिर है कि आज रूस इस तरह से उनको परेशान नहीं कर सकता था। और ये शायद ये पूरी जो सुरक्षा को लेकर लड़ाई है प्रोफेसर स्वरण सिंह, आपको लगता है कि पुतिन को कोई देश इस समय रोक पाएगा? आज यूएन काउंसिल में भी लोगों ने बोला कि द वर्ल्ड मस्ट स्टॉप पुतिन, इट्स अ वॉर ऑफ एग्रेशन, और सब चीज को इन लोगों ने माना कि इट्स टाइम टू एक्ट नाउ। तो क्या कोई देश इस समय पुतिन को रोक सकता है? भारत भी बोल रहा है, बाकी देश भी बोल रहे हैं। इनफैक्ट चाइना, जो हमेशा मॉस्को के साथ खड़ा हुआ नजर आता था, चाइना भी मॉस्को के खिलाफ इस उसमें नजर आ रहा है। तो पुतिन को इस समय कौन रोक सकता है? पुतिन को मुझे लगता है कि पुतिन की अपनी समझ ही रोकने वाली है, उनको लगता है। और उनको, आप पिछले 21 साल का उनका देख लें कि वो हमेशा बहुत बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और छोटी सी इस तरह से अपनी जगह बढ़ा लेते हैं। तो वो भी इस तरह के तनाव वाले माहौल में कोशिश करेंगे ये कहने की कि हमारा बिल्कुल इच्छा नहीं है शांति भंग करने की, सुरक्षा भंग करने की, हमको केवल निमंत्रण पर आए हैं पीस कीपिंग फोर्सेस लेकर, यहाँ छोटे से दो जो पीपल्स रिपब्लिक हैं, हमें केवल उनकी सुरक्षा चाहिए। जबकि लेकिन प्रोफेसर स्वरण सिंह, ये तो सिमेंटिक्स है ना, ये तो सिमेंटिक्स है कि आप इन्वेड करते हैं, आप अग्रेशन करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं, हमने तो पीस कीपिंग फोर्सेस लगा ली। तो आज जो यूएन के जो स्थायी रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उन्होंने कहा कि पुतिन इज प्लेइंग विद वर्ड्स एंड दिस इज कंप्लीट ल्यूनेसी, तो ये क्या गलत है?
विश्व तो उसको वैसे ही समझेगा, पुतिन चाहे कुछ भी कहते रहे। बात ठीक है, पर ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पुतिन ऐसे पहली बार कई बार कर चुके हैं, और आज भी आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ में कई और इस तरह के प्रस्ताव पास होते रहते हैं कि ये ट्रांसनिस्टर में जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो गैर कानूनी है, जॉर्जिया के साउथ ओसेटिया अब्खाजिया में जो सैनिक हैं रूस के वो गैर कानूनी है, क्राइमिया का जो आधिपत्य है वो गैर, तो इस तरह के प्रस्ताव पास होते रहते हैं, प्रस्ताव पास होते रहेंगे भविष्य में भी इस तरह के। और मुझे लगता है कि एक बार उनको स्वतंत्र राष्ट्र होने की मान्यता जो पुतिन ने दे दी है, कुछ नहीं कह सकते कि पुतिन के बाद यदि कोई नेता आते हैं, हालांकि वो तो जिस तरह से संविधान में वहां उन्होंने संशोधन कराए और रहेंगे काफी समय तक वहां, ताकत न शक्ति उनके पास रहेगी, पर इस तरह के प्रस्ताव फिर भी पास होते रहेंगे। केवल चिंता यह है कि यदि जैसे खबरें आ रही हैं कि कुछ विमान गिराए जा चुके हैं और कुछ टैंक ध्वंस हो चुके हैं, और ये रूस के क्षेत्र में ये खबरें आ रही हैं, ये सब हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसी जिसको हम कहते हैं कि मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो स्लिप हो सकती हैं, जो दोनों तरफ से जो सैनिक नहीं चाहते थे, हो सकता है वो जिसको हम कहते हैं कि कभी कभी आपका आपा खोने वाली बात होती है, उस तरह से कुछ गलती होने से तो एस्केलेशन हो सकता है। पर मुझे लगता है कि यदि आप पिछले 20 सालों में देखें तो रूस या राष्ट्रपति पुतिन इसको एस्केलेट बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि उनकी सेना पीस कीपिंग फोर्सेस के नजरिए से अब ये जो रीजन है, जो दो छोटी छोटी रिपब्लिक्स दोनेत्स्क एंड लुहांस्क बनी है, वहां वो बनी रहे, और ये चाहेंगे शायद कि यदि वहां सत्ता में कुछ बदलाव ला सकते हैं कीव में, तो हो सकता है उसकी भी कोशिश करेंगे वो, पर वो शायद थोड़ा बड़ा एक तरह से बड़ा एक तरह से क्या कह सकते हैं कि इनिशिएटिव होगा या योजना होगी, जिसकी फिर पश्चिमी देशों को कुछ ना कुछ ज्यादा करके दिखाने की कोशिश होगी। तो पुतिन मुझे लगता है कि वहां तक शायद नहीं जाएंगे, वो चाहेंगे ज़ेलेंस्की बने रहे। हाँ, आने वाले समय में क्योंकि ऐसे माहौल में ज़ेलेंस्की यदि खुद ही अपनी प्रसिद्धि खो देते हैं तो जाहिर है कि कोई दूसरे नेता उनको आने वाले चुनाव में रिप्लेस कर देंगे। पर इस वक्त कोशिश ये है कि एक लिमिटेड ऑपरेशन उसको दिखाया जाए और लिमिटेड ऑपरेशन बनाए रखा जाए, ताकि ये खुलेआम में एक युद्ध की तरह से उसको ना देखा जाए और बनाया जाए। इसीलिए क्रेमलिन की ओर से लगातार इस तरह की क्लैरिफिकेशंस आती जा रही है कि वो नहीं, क्रेमलिन की तरफ से तो सारी नहीं, क्रेमलिन तो पहले भी कहा कि तो लोकलाइज्ड मिलिट्री ऑपरेशन है, लेकिन पूरा विश्व इसको जिस तरीके से देख रहा है, मीडिया उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। आप अमेरिकन मीडिया अगर आप इस समय देखें, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से इसको लिखा जा रहा है, तो पुतिन तो बिल्कुल एक विलन बन गए हैं इस समय, ही इज द बैड बॉय ऑफ द वर्ल्ड। तो इस इमेज से क्या आपको लगता है कि पुतिन बाहर निकल पाएंगे? कैसे जस्टिफाई करेंगे इस समय वो विश्व को? इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि उनकी प्रसिद्धि जो है उसमें चोट लगेगी, खासकर पश्चिमी देशों में, और बहुत से जो ऐसे देश हैं जो किसी भी तरफ जुड़ना नहीं चाहते, उनकी ओर से भी शायद मुझे लगता है कि कुछ अंकुश और उनके दोस्ती में नजर आ सकता है। पर उनको ये कीमत चुकाने के लिए शायद वो तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सुरक्षा आज इतनी खतरे में है, क्योंकि नेटो जो है उनकी बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक देने के लिए खड़ा है। वो वहां आकर अपनी जो अस्त्र शस्त्र है वो तैनात करना चाहता है यूक्रेन को साथ जोड़कर। तो चाहे यूक्रेन कुछ हद तक सच भी कह रहा हो कि हाल ही के सालों में यूक्रेन ने कोई बड़ी आवाज नहीं उठाई है कि उनको नेटो की सदस्यता लेनी ही है, पर वो एक उस हद तक बात ना पहुंचे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिखित तौर पे उनको इस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज मिलनी चाहिए, इसकी तलाश में, इसकी खोज में मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन को इस हद तक जाना पड़ा। और जाहिर है कि इसकी कीमत अलग अलग तरह से उसको आंका जा सकता है, चाहे उनकी अपनी जो विश्व स्तर पर साख है उस पर उसका असर देखा जाए, या उनके अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को देखा जाए किस तरह से चोट लगेगी, अंतरराष्ट्रीय निवेश जो होता है रूस में उस पर चोट लग सकती है। तो अलग अलग उसके तरह है कि कीमतों को कैसे आंका जाएगा। पर इस वक्त रूस को लगा कि ये कदम उठाना शायद उनके लिए जरूरी है, और उसकी कीमत उठाने के लिए जाहिर है कि उन्होंने। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो ये सैंक्शंस की आप बात कर रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि रशिया
के पास जिस तरीके के इकोनॉमिक रिजर्व्स हैं, ये सबको पता है, वाकई में क्या उनको ऐसे आर्थिक प्रतिबंधों से फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था 12 या 13 गुना बड़ी है रूस से, और उसमें यदि आप सारे नेटो देशों को, पश्चिमी देशों को जोड़ लें, तो विश्व की करीब 60 या 65% जो आर्थिक ताकत है वो तो इन्हीं देशों के पास है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि नेटो के देश जो 12 से 30 हो गए हैं, वो और 20 देशों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म है पार्टनरशिप फॉर पीस करके, तो हो गए 50। 15 और देश उनके साथ अलग अलग सेक्टर्स में डायलॉग पार्टनरशिप में है, तो 65 देश। तो नेटो बहुत बड़ी संस्था एक तरह से है, और उनको ना भी जोड़े, 30 देशों को ही देख लें तो 57% जो सैन्य शक्ति पर जो खर्चा होता है दुनिया का, 57% केवल नेटो देशों का है। तो उनकी आर्थिक ताकत और उनकी सैन्य ताकत बहुत बड़ी है और काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है रूस को। पर रूस मान लीजिए रूस यदि एक खुला लोकतंत्र वहां होता, वहां की अपोजिशन वहां एक तरह से सुदृढ़ होती और उनकी काबिलियत होती, इस वक्त तो वो जरूर पुतिन के विरोध में खड़े हो जाते और बहुत सी बात कहते। पर पुतिन ने, आप देखें कि पिछले 20 सालों में ये भी दिखाया है कि एक तरह से वो अपोजिशन को भी किस तरह से, नावल्नी का आप देखें आज तक केस चल रहा है, बहुत से प्रदर्शन होते हैं, कभी कभी ऐसी बात उठती है, पर उन्होंने दिखाया कि वो सब मैनेज कर लेते हैं। उन्होंने ये भी दिखाया कि अपने बहुत से पुराने सोवियत संघ के घटकों को, जिसको आज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी के नजरिए से कहते हैं, CSTO, कलेक्टिव ट्रीटी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, 9 देश उसमें जुड़े हुए हैं, उनका हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ था, उनको अपने साथ जोड़ चुके हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको अपने साथ जोड़ चुके हैं। भारत भी कुछ हद तक देखें कि अपने एक तरह से अंकुश बनाए हुए अपनी नजरिए को दिखाने में कोई एक तरफा हमने अभी अपना टिप्पणी नहीं दी है, तो भारत भी एक तरह से रूस का दोस्त माना जाता है। तो राष्ट्रपति पुतिन ने भी बहुत से देशों को अपने साथ जोड़ा है, यहाँ तक कि यूरोपीय कुछ ऐसे राजनेता हैं जो पुतिन से पर्सनल लेवल पे बहुत जुड़े हुए हैं। उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको सदस्यता मिलती है, बोर्ड में बैठने की, चेयरमैनशिप करने की। तो पुतिन ने एक तरह से कल्टीवेट किया है अपने साथ बहुत से देशों को। तो एक तरफ तो ये मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक ताकत और सैन्य ताकत जो पश्चिमी देशों की, नेटो की है, वो बहुत ज्यादा है और बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकती है राष्ट्रपति पुतिन को। पर उसमें ये मानना शायद गलत होगा कि क्या राष्ट्रपति पुतिन अलग थलग अकेले पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है माहौल। उनके साथ भी कुछ देश और कुछ लोग जुड़े हुए हैं, और इसीलिए शायद वो इतनी हद तक इस तरह का कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन UN सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, ग्वाटेमाला और सभी देश हैं, सभी देश आज पुतिन के खिलाफ एक तरीके से नजर आ रहे हैं। तो पुतिन आज आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आइसोलेटेड नहीं है? इसलिए क्योंकि आप देखें कि जो देश उनके विरोध में आज खड़े हैं, मोटे तौर पे मैं तो एक अध्यापक हूं, तो आप देखिए कि दुनिया में 203 देश और क्षेत्रों को मानते हैं हम जिनके पास सॉवरेनिटी है, और यूनाइटेड नेशंस में 193 सॉवरेन नेशंस वहां हैं। तो आप यदि माने कि एक देश की एक वोट होती है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, तो आप एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने देश खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो बहुत से देश हैं जो फेंस पे बैठे रहते हैं, जो कोई साफ नहीं कहते हम किस तरफ हैं। और जाहिर है कि पश्चिमी देशों के आज दोस्त ज्यादा सक्षम हैं, शायद उनकी संख्या भी ज्यादा है, पर ऐसा नहीं कि पुतिन के पास कोई दोस्त नहीं है आज। ओके प्रोफेसर स्वरण सिंह, आपको जाना भी है, थैंक यू सो मच, लेकिन हमारी सत्य हिंदी पर थैंक यू वेरी मच। और सब